फ्रेंड वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2। ये हमारा वन शॉट इनकाउंटर नाम की जो आपकी सीरीज चल रही है, जो एक बैच चल रहा, उसमें का वीडियो नंबर दूसरा होने वाला है। इससे पहले मैं पहले चैप्टर का खात्मा एक ही चैप्टर में मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करवा चुका हूँ। जो कि आपका पहला चैप्टर था वो खत्म हो चुका। चलिए दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं एक ही वीडियो में। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह पर आइए। यहाँ पर हम एक दिन में एक चैप्टर को पूरा का पूरा क्लियर करवाने वाले हैं। तो आज हमारी बारी किसकी है? अम्ल और क्षारक और लवण का इनकाउंटर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल और क्षार और क्षारक जो होते हैं और लवण क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो एसिड्स जो होते हैं उनको अम्ल कहते हैं इंग्लिश में, पहले ये जान लीजिए। और बेस जो जिसे कहते हैं बेसिस मतलब बेस कहते हैं, बेस माने होता है क्षारक। और यहाँ पर एंड एवं तो जानते होंगे साल्ट मीन्स नमक होता है, यही आपके लवण होते हैं। क्लास 10 साइंस का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इससे एमसीक्यू बनने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी दूर तक है, हद तक है कि इससे एमसीक्यू भी बन जाते हैं। तो अम्ल क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है, आप जानते होंगे कि अम्ल का स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। और उसके बाद में ये आयन कौन सा देता है? H+ आयन देता है। इसका कहने का अर्थ अभी मैं बताने वाला हूँ कि अम्ल H+ आयन क्या देते हैं, ये क्या होता है, ये जानेंगे। तो पहले अम्ल की परिभाषा लिखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये H+ आयन देते हैं। यही तो बात कहता मैं कह रहा हूँ कि आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए मैं इतनी कम बातों में आपको ये चीज़ सिखा के जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट के जरिए। आप देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है पर कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, कॉन्सेप्ट हमेशा वही लगेगा। तो स्वाद में खट्टे होते हैं और आयन क्या है? H+ आयन देते हैं, ये आपको जानकारी रखनी चाहिए और यही लिख देना है। एग्जाम्पल में आप किसी अम्ल को लीजिए तो HCl, ये लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बहुत ज़्यादा एसिड है, एसिडिक है, ये प्रबल अम्ल है। अब इसके बारे में प्रबल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर जो शुरू में H लगा हुआ है ये H+ आयन दे रहा है। ठीक, इसीलिए पहचान जाएंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे, अब हम देखेंगे H2SO4 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपका इसी प्रकार का क्या अम्ल है, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन दिया गया है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी फार्मूला लीजिए जहाँ पर H+ आयन दे रहा होगा, उसे आप क्या मान सकते हैं? उसे हम अम्ल बोल सकते हैं। ठीक, तो ये अम्ल की एकदम साधारण सी परिभाषा हो गई कि स्वाद में खट्टे H+ आयन देते हैं और ये आपके उदाहरण भी हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे कि अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो क्षारक होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं? तीखे होते हैं। ठीक, क्या होते? थोड़ा से कड़वे होते, तीखे होते हैं और आयन इनका जो होता OH- होता है। OH- का मतलब क्या होता है ये आप पहले जान लीजिए। OH- का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जैसे कि सोडियम के साथ हमने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोक्साइड। हमने पोटेशियम के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ दिया। हमने जोड़ दिया किसके साथ? आप किसी के साथ भी हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक, Mg+O2, सॉरी, हाँ ये O2 लगेगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। Mg+OH का होल ट्वाइस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर M जो है ना, प्लस का 2 वैलेंसी है, इसका प्लस का 1 है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर इसका माइनस का 1, OH-, यही आपका बता देगा कि ये क्षारक है। ठीक, और क्षार और क्षारक में अंतर होते हैं। ठीक, ये नहीं कि सब चीज क्षार क्षार का अम्ल क्षार अम्ल, क्षारक नहीं, क्षार नहीं होता, क्षारक होता है। आप क्षार बोलते हैं, क्षार दूसरे चीज होते हैं। अब उसकी परिभाषा में भी आगे देने वाला हूँ कि क्षार क्या होते हैं। अब लवण के बारे में जान लेते हैं, लवण क्या होता है। यदि आप अम्ल और क्षारक दोनों को आपस में मिश्रण बना दें, मिला दें, तो एक लवण का निर्माण होता है। इस लवण को क्या बोलते हैं? लवण को मतलब एक तरीके से नमक होता है, साल्ट होता है। ठीक, तो इसके बारे में इस चैप्टर में कुछ नहीं ज़्यादा खास क्वेश्चन बनते, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक, और बार बार पूछी जाने वाली चीज़ों को पढ़ाऊंगा और आपकी आने की संभावना के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा। जरूर नहीं कि बार बार पूछी जाए, तो संभावना के हिसाब से पढ़ाऊंगा।
तो ये लवण के बारे में आपकी कोई भी सिलेबस में अच्छी जानकारी नहीं दी हुई है, ठीक। तो सिलेबस में लवण के बारे में कम पढ़ाया गया, अम्ल और क्षारक के बारे में, लवण के बारे में थोड़ा सा परिभाषा दे दी गई कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण बनता है, ये आप जानकारी रखिए। तो चलिए देख लेते हैं अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। ये तो आपकी पहली चीज़ है, इससे हमका इंट्रोडक्शन हुआ अम्ल और क्षारक से। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म लिखने, मतलब रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल जो आपके प्रॉपर्टीज होती है ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब जो अम्ल और क्षारक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, कैसा इनके साथ किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ बताऊंगा आपको कैसे, कि यहाँ पर टोटल 4 प्रकार की आपकी रासायनिक गुणधर्म इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछने का तरीका भी बता देता हूँ कि आपको कोई 2 अभिक्रिया दी जाएगी जिसमें अम्ल दिया जाएगा और धातु दी जाएगी, उसकी आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा। उसके साथ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बिल्कुल फिक्स है, बार बार आएगा ही आएगा। किसी भी प्रकार का आप धातु ले लीजिए, उसके साथ आप किसी अम्ल की अभिक्रिया करवा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाला चीज आपका फिक्स है H2O, ठीक। H2 मतलब हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगी तो रिलीज होगी। तो यहाँ पर पहला क्या है, अम्ल क्षारक, अम्ल हो या क्षारक दोनों की अभिक्रिया यदि आप धातु से करते हैं, मेटल से करते हैं, धातु से करते हैं के साथ करेंगे तो उसका जनरल फार्मूला को आप बोल सकते हैं GF। आपकी लैंग्वेज में कुछ भी हो सकता है, मैं GF बोल रहा हूँ, आप GF कुछ दूसरा समझ रहे होंगे, ठीक। तो ज़्यादा दूर तक ना सोचिए, यहीं तक सोचिए कि ये जनरल फार्मूला यही होता है कि अम्ल किसी भी प्रकार का ले दीजिए। अब इसका एक उदाहरण भी दे दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे होता है कि अम्ल और क्षारक का मिलाने पर ये चीज़ बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप यहाँ पे अम्ल भी ले सकते हैं, क्षारक भी ले सकते हैं। तो हम इसकी अभिक्रिया क्षारक से करवा रहे हैं। क्षारक क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे NaOH, ठीक। और क्या ले लें, धातु में आप जिंक ले लीजिए, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया आप करवा देखिए, धातु जानकारी होनी चाहिए। अब कोई कहीं पर प्रश्न बनेगा कि जिंक की अभिक्रिया किसी अम्ल से करने पर क्या प्राप्त होगा, तो आपको एक लवण प्राप्त होगा। उस लवण का नाम क्या होगा, तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सोडियम जिंकेट बनेगा, क्या बनेगा आपका, सोडियम जिंकेट, Na2ZN, Na2ZnO2, ठीक। क्या, सोडियम जिंकेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट जो आपका बनेगा। तो इसके जरिए आप ये जान चुके हैं कि यहाँ पर अगर इसकी अभिक्रिया करेंगे तो एक लवण प्राप्त होगा, सोडियम जिंकेट। उसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस तो फिक्स है, ठीक। अब इसको संतुलित कर लीजिए कि Na2 मतलब सोडियम जो है यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 बार होना चाहिए था, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, तो इधर साइड भी ऑक्सीजन 2 बार है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 बार है। Zn यहाँ पर 1 बार तो यहाँ पर 1 बार, तो इस प्रकार ये संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको संतुलित करना आता है और नहीं आता तो भाई पुराना वीडियो देख लीजिए, उससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक। इससे पहले वाले चैप्टर था, वहाँ पे आपको ये अभिक्रियाएं पूछी जा रही थी, ठीक। क्लियर मेरी बात। तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट प्राप्त होगा। आप कैसे भी रिएक्शन करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप क्या ले सकते हैं, क्षारक या अम्ल ले सकते हैं, उसकी किसी न किसी धातु से अपक्रिया करवा के आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अब बचा जो है उसी हिसाब से कर दिया गया, हाइड्रोजन तो रिलीज करना ही, उसके अलावा बचा क्या क्या है उसको इधर लिपेट देना है, जो भी बन जाएगा वो बनेगा। अब यहाँ पर हम दूसरा जनरल GF फार्मूला देखेंगे, जनरल फार्मूला कि धातु की कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कैसे करेंगे। मतलब जो धातु का कार्बोनेट होता है मतलब CO3 होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, मतलब कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 माइनस माइनस, और यहाँ पर जो उसके बाद आपका इसका फार्मूला हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला HCO3 होता है, यहाँ पर केवल और केवल आपका माइनस होता है, ठीक। ये आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको किसकी धातु के कार्बोनेट की अपक्रिया, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में से किसी एक को ले चेक करके आप अम्ल के साथ अपक्रिया करवाइए, आपको लवण तो प्राप्त ही होगा। उसके साथ 2 चीज फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। तो अब आप किसी भी प्रकार की रिएक्शन ले लीजिए,
अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अब कीजिए किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 2 भी लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो इसका 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट की अब क्रिया किससे करवा देते हैं हम, HCl से करवा देते हैं। HCl क्या है, अम्ल। देखिए अम्ल की भी तो लिखेंगे, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद बनेगा क्या, लवण बनेगा। लवण क्या बनेगा वो आपको जानकारी होनी चाहिए कि NaCl, जिसे आप नमक बोलते हैं, ठीक। सोडियम क्लोराइड यही आपका नमक का जनरल फार्मूला होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका बनेगा ही बने, और जल भी आपका बनेगा, ये फिक्स चीजें हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसको संतुलित कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम है 2 बार है, यहाँ पर सोडियम 1 बार, तो यहाँ पर 2 का गुणा करवा दीजिए। अब इसके बाद चेक करेंगे, सोडियम 2 बार, ठीक है। कार्बोनेट मतलब CO2, मतलब कार्बन कितनी बार है, 1 2, 2 मिला के कितनी बार, इधर साइड कितनी बार है, यहाँ पर भी कार्बन 2 बार है, यहाँ पर 1 कार्बन ज़्यादा, 3 बार इधर साइड है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 2 का गुणा कर देंगे, तो आप देखेंगे कि क्या क्या सेम सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन 1 2 बार है, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी बार है, हाइड्रोजन आपका 2 बार है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी बार है, यहाँ पे 2 और 1 मिला के 3 बार। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, इससे ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक। क्लियर मेरी बात पूरी तरीके से। तो ये भी आपका एग्जाम्पल आपका पक्का हुआ। ये जनरल फार्मूले जरूर लिख लेना, क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं कि क्या क्या बनता है किसके मिलाने से, तो ये जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि आज तक ये बोर्ड एग्जामों में बहुत कम पूछे गए हैं, पर इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक। जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम बढ़ता जाएगा, हार्ड लेवल में ले जाएगा आपको, तब वो आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखना शुरू कर देगा, ठीक। जब आप सोचेगा कि अब तो स्टूडेंट बहुत कुछ जान चुके हैं, तो फिर बढ़ाएगा, ये अपना पैटर्न जरूर बदलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक जनरल फार्मूला, GF फार्मूला। जब अम्ल एवं क्षारक दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, मतलब परस्पर का मतलब होता है म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे से स्वयं से ही अभिक्रिया करते हैं। एक क्षारक ले लीजिए, एक अम्ल ले लीजिए, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है, ये जानकारी कैसे आप करेंगे। तो जब ये जानकारी देखिए, सबसे पहले मैं क्षारक ले लेता हूँ। क्षारक का मतलब क्या होगा, NaOH, मतलब NaOH का मतलब क्या हो जाए, ये क्षारक हो जाए, क्योंकि OH माइनस आयन दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कोई मैं अम्ल ले लेता हूँ, अम्ल को मैं लिखूंगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूँ। इसकी अभिक्रिया करवाने के बाद आपको सबसे पहले तो NaCl, देखिए Na है और Cl है, तो NaCl मिल जाएगा। इसको आप नमक बोलते हैं, आप इसके पहले ही फार्मूला जानते होंगे। अब प्लस में H2O तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स है, और NaCl आपका ये मिल जाएगा। तो कितने आसान तरीके से ये हो जाता है, आप खुद देख रहे होंगे, क्योंकि आपको क्या सीख लिया आपने, जनरल फार्मूला GF सीख लिया। तो आज से GF का मतलब जनरल फार्मूला, आपसे GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता, ठीक। आज से GF का मतलब गोबर फेंकने वाली। तो यहाँ पे GF का मतलब क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद चौथी प्रकार की रिएक्शन क्या होगी, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक के साथ, मतलब किसी जल के साथ अम्ल और क्षारक की अपक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले अम्ल की देखेंगे, तो अम्ल की जल के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, अम्ल की जल के साथ अपक्रिया करवाने पर वो H3O+ को अपना रिलीज करेगा, ठीक। H3O+ आयन को रिलीज करेगा और क्लोरीन को माइनस को बाहर कर देगा। इसको बाहर कर दिया और यहाँ पे H3 हो गया, O निकाल कर बाहर कर दिया। जबकि जल से अभिक्रिया के बाद H+ आयन को पृथक नहीं होता, मतलब आयन पृथक नहीं होता। ये जल से जब अभिक्रिया की जाती है तो इसके बाद H+ आयन आपका पृथक नहीं होगा, अलग नहीं हो रहा। जबकि क्षारक में क्या होता है, OH- होता है ना, वो अलग हो जाता है। जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक को क्षार कहते हैं। आप क्लियर मेरी बात ना, कि क्षारक क्षार कैसे कहते हैं, क्षारक तो सभी कुछ है, पर क्षार क्या किसे कहते हैं ये जान लीजिए, जो जल में घुलनशील हो, घुल जाते हैं आसानी से, ऐसे क्षारक को क्षार कहते हैं। अब NaOH आप जान चुके होंगे, NaOH मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। क्षारक की अपक्रिया जल से करवाएंगे तो ये सोडियम तो अलग कर देगा, पर हाइड्रोक्साइड भी अलग कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, ये इसने अपने आप के अपने जो आयन है, इसने आयन को पृथक नहीं किया है, और जबकि इसने पृथक कर दिया है, यही इसके अंदर यही गुणधर्म है, यही इन दोनों को अलग बनाती। कभी अम्ल और क्षारक में अंतर बताने को आ जाए तो क्या बताएंगे,
सबसे पहले स्वाद का अंतर बताएंगे, फिर आयन का अंतर बताएंगे, फिर बता देंगे कि जलीय विलयन से अभिक्रिया करने के बाद अम्ल जो होते हैं अपने हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन को नहीं पृथक करते हैं, जबकि ये कर देते हैं। तो आप 3 से 4 लाइन ऐसे बना देंगे, तो आप ऐसे लिख देंगे। अब बनाया नहीं जा रहा है, ये तो लिखा जा रहा है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप ऐसा लिख देंगे तो आपसे क्वेश्चन रोक नहीं सकता कोई। आपको 4 अंक का है तो 4 अंक आपको टीचर दे के जाएगा जब वो पढ़ लेगा। नहीं पढ़ेगा तो भी आपको अंक जरूर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मैं इतने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। केवल कॉन्सेप्ट जिंदाबाद करिए, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के सवाल को आप लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं केवल कॉन्सेप्ट के जरिए। अब चलिए देख लेते हैं इसके आगे की बात क्या होगी। अब इस चैप्टर में आने वाली है पीएच से संबंधित जानकारी। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन को देखकर आप घबराइए मत। यहाँ पर जो पी अर्थ जो पी होता है, पीएच जो लिखा है, तो ये पी का मतलब यही होता है कि ये जर्मन भाषा का वर्ड है एक तरीके से, और जर्मन भाषा में इसका अर्थ जो होता है हिंदी में आकर वो हो जाता है शक्ति। शक्ति को मतलब पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी मतलब मात्रा उपस्थित है वही आपका क्या हो जाएगा? पीएच मान हो जाएगा। तो पीएच पट्टी में जानकारी लेंगे और बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं काफ़ी अच्छे हद तक, कि 1 नंबर आपका ये बहुविकल्पी में जरूर पक्का करवाएगा, और नहीं पक्का करवा रहा तो ये किसी न किसी प्रकार से 1 नंबर आपको दिलाएगा, और कभी कभी ये 2 नंबर भी दिलवा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पीएच पट्टी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक है, ठीक। पीएच पट्टी हमेशा 14 तक ही होगी, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इतना ज़्यादा क्षारी नहीं हो सकता और ना ही इतना ज़्यादा अम्लीय। इधर साइड जो 7 से बीच वाला बिंदु, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हम बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल। उदासीन का मतलब बिना बिना स्वाद वाला, जैसे कि जल। जल में कोई स्वाद नहीं, ना खट्टा ना मीठा। अगर खट्टा मीठा लग रहा है तो समझ लेना कि जल आप गलत पी रहे हैं, ठीक। शरबत नहीं, शरबत की बात अलग है। तो आप किसी भी प्रकार का उसके अलग मतलब कोई विलेन ना बनाया जाए। उससे पहले यदि आप जल पी रहे हैं कोई, वो खट्टा लग रहा है आपको या तीखा लग रहा है, डायरेक्ट नल से या कहीं पर से आप अवेलेबल हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जल आपका दूषित है, बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेकर आपका क्या हो जाएगा? ये अम्ल की एरिया है। इधर कौन रहता है? अम्ल रहता है। यहाँ पर उदासीन रहता है, न्यूट्रल मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, जल का। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, शायद सब लोगों को मालूम होगा 7 ही होता है। इसके बाद इधर साइड के जो 8 से 7 से लेकर 14 तक के होते हैं, इनको बोलते हैं क्षारक, ठीक। क्षार नहीं बोल देंगे, क्षारक बोलेंगे। क्षार क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। समझ में आई मेरी बात? तो ये हो गया। जठर रस का, जो जठर रस आपके पेट में जो रस होता है, वो जो अम्ल होता है जठर अम्ल, वो उसका जो पीएच मान सबसे अधिक होता है, 1.2, लगभग 1.2 के बराबर होता है, और बहुत ज़्यादा ये खट्टा होता है। इसी वजह से आपकी जो भी चीज़ें आपके पेट में जाती हैं वो गल जाती हैं, ठीक। इसीलिए आपकी सारी चीज़ें पच जाती हैं। जिसका जठर रस कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उसकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, ठीक। तो जठर रस वहाँ पे बहुत चीज़ों को गलाने के लिए तैयार रहता है। आप कुछ खाइए तो लोहा भी खा जाइएगा तो उसको भी गला देगा, ठीक। अब खाने मत लग जाना, ठीक। तो ये आगे देखिए, तो यहाँ पर जो 1.2 है, किसका पीएच मान? 1.2 जठर रस का। जठर रस क्या है? अम्लीय है। तो अम्ल का पीएच मान कहाँ कितने से कितने तक होता है, ये भी जानकारी कभी कभी पूछ लेता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। और उदासीन का पीएच मान 7 होता है, उदासीन मतलब जल, ठीक, शुद्ध जल। और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन भी है, नींबू का रस जो होता है उसका लगभग 2.2 होता है, ठीक, पीएच मान। इसी प्रकार संतरे का रस का भी होता है, पर अब पक जाए तो भाई दूसरी बात हो, थोड़ा सा मीठा लगने लगता है तो पीएच मान घट जाता है, ठीक। बाकी दोनों के अंदर सिट्रिक एसिड ही होता है, ठीक। संतरे के अंदर भी, आपका नींबू के रस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ठीक। अब रक्त क्या होता है? रक्त जो आपका होता है खारा, कभी पी कर देखना। लग जाता तो कहीं मुंह में भर लेते हैं, अंगुली में लग गया तो तुरंत मुंह में अंगुली भर लिया, बचपन में करते होगे। तो यहाँ पर उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक। 7.4 आपका रक्त का पीएच मान होता है। एक क्षारी है, क्योंकि 7 से उधर जाएंगे तो क्षारी हो जाएगा, कम आएंगे तो अम्लीय हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप MgOH कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल टॉइस, अभी मैं बताया था ना क्यों आएगा टॉइस।
तो अब यहाँ पे इसका पीएच मान कितना होता है, 10 होता है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा क्षारकी हो सकता है। ये दुर्बल है पर लेकिन दुर्बल क्षारकी है। प्रबल क्षारकी का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा क्षारकी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा क्षारकी है। ये आप जान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन 14 है, सबसे लास्ट यूनिट है। ठीक, तो ये प्रबल क्षारक है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन 14 उसका पीएच मान है। ठीक, ये जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक, तो दुर्बल का मतलब ये होता है कि जिसका पीएच मान बहुत ही कम हो, या उसका जो भी है वो क्षारक है तो वो क्षारक कम क्षारकी हो, तो दुर्बल हो जाएगा। और उसका या तो कह देंगे OH माइनस की यहाँ पे प्रबलता अधिक है, तो OH माइनस जो है ना वो प्रबल है तो प्रबल क्षारक है। अगर OH माइनस कमजोर है तो दुर्बल क्षारक है। इसी प्रकार यहाँ पे अम्ल में भी प्रबल दुर्बल कह सकते हैं। तो जितना इधर जाएंगे इतना ही प्रबल होता जाएगा, जितने कम पर रहेंगे उतना दुर्बल रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आए तो कितना हो जाएगा, 6 में रखा है कोई चीज़ तो वो दुर्बल अम्ल है। अगर वही जठर रस है तो वो बहुत प्रबल अम्ल है। ठीक, ये क्लियर मेरी बात। अब देख लेंगे कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में जानकारी लेंगे, मतलब जो आप देखते होंगे आम जीवन में, आम दिनचर्या में आपको देखने को मिलते होंगे, जैसे कि सिरका। सिरके के अंदर कौन सा अम्ल होता है, सबसे पहले ये देखेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये आपका IUPAC नेम है। ठीक, और यदि आप इसको, सॉरी ये IUPAC नेम जनरल नेम है, एक सामान्य नाम है। अगर IUPAC में देखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, IUPAC में एथेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल आपको कहाँ पे जोड़ना, किस कार्बोक्सिलिक समूह में, जिसका COOH क्या होता है आपका समूह का जो वो होता है, मतलब समूह का चिन्ह या समूह का जो भी है तत्व के हिसाब से, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह का ये क्या है आपका जनरल फार्मूला है। ये जिसके साथ भी लग जाएगा वो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। उसमें क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल जोड़ेंगे। ठीक, IUPAC नहीं नाम नहीं लिखना आता तो उसको भी बताइए, उसका भी वीडियो बना दूंगा। संतरा क्या है, संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, मैंने अभी बताया ऊपर ही। और उसके बाद इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक, और टमाटर के अंदर सबसे अच्छा अम्ल होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल होता है टमाटर के अंदर। जो दूध होता है, खट्टा दूध होता है या दही भी होता है, मट्ठा वट्ठा जो होता है, उसके अंदर एक लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक, इसको इसीलिए दूध को जो नापा जाता है, मापा जाता है। माप किससे की जाती है, दूध की माप कह रहा हूँ, नाप। क्योंकि माप और नाप में केवल यही अंतर है कि जो माप होती है उसमें कैसे कपड़े को मापना, और नाप क्या होता है, नाप का मतलब तौलना, एक तरीके से जो भी आपके लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक, तो उसको कहते हैं क्या करेंगे, नापना, तौलना। ठीक, तो नाप रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो खट्टा दूध होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक जो आपका मीटर होता है, लैक्टोमीटर होता है, उसके जरिए आप दूध का माप करते हैं कि क्या दूध सही है कि यह गलत है, मतलब पानी तो नहीं मिला हुआ है। अब नींबू का रस भी सिट्रिक होता है, मैंने बताया कि संतरा और नींबू दोनों सेम होते हैं। अब चींटी का डंक हो या डेंटल का डंक हो या बिच्छू का डंक हो, इनमें क्या होता है, मेथोनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक आपका IUPAC हो जाएगा। इसका जनरल नाम होता है फार्मिक अम्ल। ये आपकी कॉपी में नहीं दिया था, मैंने इसको पहले इसी पढ़ा रखा था, क्योंकि क्लास 11-12 में बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पढ़ाया जाता है। बहुत मज़ा आता है भाई, क्लास 11-12 साइंस मीडियम से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है भाई। एक बार बताऊं, मेरा अनुभव बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, आने वाला है। यदि आप पढ़ाई करने की मूड में है तो, नहीं है तो फिर कहीं पर नहीं मजा आने वाला। नहीं, सारे मतलब बैकग्राउंड सभी सही होते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है सारा कुछ सही होता है। पर मैं मज़ा के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत मज़ा आया भाई साइंस साइड पढ़ करके, तरह तरह की चीज़ें सीखने को मिलती थी। तो ये हो गया आपकी बातें कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं मिल रहा तो भाई इसका मैं टेलीग्राम पे इसका फ़ोटो खींच के भेज दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका हो गया पीएच मान से संबंधित। अब इसके बाद की जो जानकारी है चलिए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें इनकाउंटर करना है इस चैप्टर का। तो चलिए देख लेते हैं। अब लवणों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लवण जो आपके है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बाद विरंजक चूर्ण आपका हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस, और क्या हो सकता है, आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण और धावन सोडा,
ये 3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर में यदि आप कुछ नहीं पढ़ें और पीएच मान पढ़ लिया और ये तीनों टॉपिक पढ़ लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण और आपका धावन सोडा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पार्ट से। तो आपका यहाँ पे हमारा गोल तो चल ही रहा कि 90% आपका प्लस में आपके परसेंटाइल बने, ठीक। क्लास 10th केमिस्ट्री, तो परिभाषा सबसे पहले बताएंगे यहाँ और निर्माण विधि भी बताएंगे। रासायनिक अपक्रिया मतलब, निर्माण विधि का मतलब होता है रासायनिक अपक्रिया लिखना, और उसका दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग होता है ये भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्माण विधि। निर्माण विधि नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे मुझे परिभाषा लिखनी चाहिए कि ये कैसे कैसे क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। निर्माण की विधि क्या है ये बताएंगे। देखिए जिप्सम, जिप्सम का सूत्र आपको जानकारी होना चाहिए कि जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ 2H2O आपका होता है साथ में, ठीक। ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है। यहाँ पे जल की क्रिस्टलीकरण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। जल की क्रिस्टलन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा लिया जाता है, ठीक। और नहीं पूछा जाता तो मैं इस क्वेश्चन को बता दूं, ये एनडीए नाम का एक एग्जाम होता है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जिसमें जल की क्रिस्टलन संख्या पूछा जाता है, ठीक। जिप्सम को यदि आप 373 डिग्री केल्विन पर, सॉरी डिग्री पर नहीं, 373 केल्विन पर यदि आप गर्म करते हैं, किसको? जिप्सम को। गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, मतलब जल के अणु को क्या कर देगा? त्याग देगा। और क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट का मतलब ये है आधा, या हेमी, हेमी का मतलब भी होता है आधा ही, तो हेमी हाइड्रेट बना सकता, हाइड्रेट, ठीक। हेमी हाइड्रेट बना सकता है। ये बनेगा क्या? इसका सूत्र क्या होता है? इसी को आप बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, मतलब आधा H2O होना चाहिए, अर्ध हाइड्रेट बनाना या हेमी हाइड्रेट बनाना। इसी को बोलते हैं पीओपी। पीओपी का यूज आप किए होंगे क्योंकि आपने प्लास्टर किया होगा, अपने पैरों में प्लास्टर किसी की भी लगा होगा, चोट लगी होगी, या पर कहीं पर भी चोट नहीं लगी, यहाँ पे जहाँ पे टूट गया होगा पैर, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और हम देखते हैं खिलौने बनाने में भी प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी ये पुताई के काम में भी आ जाता है, जैसे कमरे की सतह को चिकना करने के लिए, ठीक। तो उसे पीओपी कहते हैं। आप जानते, शॉर्टकट नाम जानते थे? यदि आप फुल नाम नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पे निर्माण विधि क्या हो जाएगी। अभी आपने पढ़ा कि यदि आप जिप्सम को क्या करते हैं 373 डिग्री केल्विन पर, तो यहाँ पर 373 केल्विन पर, सॉरी डिग्री मैं यूज कर देता हूँ क्योंकि डिग्री नहीं है यहाँ पे, 373 केल्विन पर या आप इसको गर्म करेंगे। किसको? जिप्सम को। जिप्सम का सूत्र यही तो लिखा हुआ 2H2O। इसके बाद इसको गर्म करने पर ये क्या होगा? पीओपी को अलग कर देगा और जल को अलग कर देगा, कहे ना जल के अणुओं को त्याग देगा। तो ये जो जल के अणु है ना, इसको त्याग दिया। इसको आप लिख सकते हैं 3/2। क्यों? क्योंकि 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे 3, तो 3/2 भी आप लिख सकते हैं H2O। आप इसको अलग से एडिशनल में जानकारी रख लें कि कभी कभी ये भी देखने को मिल जाए तो आप घबराइएगा मत, ठीक। तो 3H2O भी लिख सकते हैं, ठीक, 3/2 H2O। तो ये क्या है? जिप्सम को आपने गर्म किया 373 केल्विन पर, और ये क्या बनाया? पीओपी बनाएगा। पीओपी के साथ में 3/2 H2O का आपका क्या बना देगा? जल को त्याग देगा, अलग कर देगा, ठीक, कैल्शियम से। कैल्शियम सल्फेट बना के उसके हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट का नाम को बना देगा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्या पूछ लेता है, कभी भी कहीं पूछता है कि 2 उपयोग बताइए किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो आपको 2 अंक में पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक है। धावन सोडा, विरंजक चूर्ण के 1 बार 2 बार आ चुके हैं, इसका भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो वो आपको किसी भी प्रकार की वो नहीं टेंशन लेनी कि ये आएगा कि नहीं आएगा, आपको इसको पढ़ लेना है, ये आने की संभावनाएं हैं। कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसको कर लेता है। प्लास्टर के रूप में आप कहेंगे ना प्लास्टर चढ़वाना है, तो वो प्लास्टर के रूप में आपको प्रयोग कर लेता है, ठीक। डॉक्टर हड्डी, टूटी हुई हड्डी है ना, उसको सही करने के लिए। खिलौना बनाने में भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को कर देंगे, मतलब खिलौने को चमकीला बनाने के लिए, चमक उसमें लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर सकते हैं। सजावट के सामान में भी क्या रख सकते हैं, एवं सतह को चिकना करने में, आपने बताया पुताई करने में, ठीक, घरों की पुताई करने भी इसको यूज हो जाता है। तो ये हो गया है इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं विरंजक चूर्ण को कैसे बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता रहा हूं मैं आपको, आप कहीं पर भी जाके चेक कर लीजिएगा कि ये बार बार पूछा जाने वाला बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है इस पार्ट का। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं विरंजक चूर्ण। लेते हैं विरंजक चूर्ण क्लास 10 रसायन विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर दिन एक नई शुरुआत होगी, हमारे साथ जुड़ जाइए और लगातार तैयारी करिए। गोल हमारा 90 प्लस का परसेंटेज है, आपको पहले से मालूम होगा। परिभाषा, अभिक्रिया और उपयोग, यही चीज तो बताना होता है। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या होती है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को आप ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं, लाल दवा भी कह सकते हैं। कि जब आपके घरों में पहले जो होता था कि घरों में क्या होता था, लाल दवाओं का छिड़काव होता था। घरों में नहीं, सॉरी, आपके कुएं के पानी में, नल के पानी में, कहीं पर भी पानी जहां पर आपका गड्ढे में बैठा हुआ है, उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते थे? विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते थे लाल दवा के रूप में। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। शुष्क बुझा हुआ चूना। देखिए, आपको बुझा हुआ चूना लेना है, कोई भी कली चूना नहीं ले लेना। बुझा चूना का मतलब उसमें जल भी होगा, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाने, क्लोरीन मतलब Cl2 की अभिक्रिया करवाने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसे CaOCl2 के नाम से दर्शाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। कभी कभी ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि ये आपका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जनरल फार्मूला क्या है। जनरल फार्मूला उसका ये है कि CaOCl2। ठीक, यही है, इससे दर्शाया जाता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने को जरूर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ये जरूर पूछ लेता है किसी न किसी सेट में। हर बार पेपर के यदि 7 सेट बन रहे हैं तो उसमें न किसी सेट पर इस चैप्टर से ये तीनों टॉपिक जो मैं बताया ना, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा, जो आने वाला है। ठीक, यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है, मतलब इसका जो वास्तविक संगठन होता है बहुत जटिल होता है, मतलब बहुत कठोर होता है। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। अब अपक्रिया भी देख लें। तो अपक्रिया में मैंने आपको सिखाया है कि आपको जब कली चूना को, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी, बुझा हुआ चूना को जब आप लेंगे, उसको क्लोरीन के साथ, गैस के साथ, क्लोरीन के साथ अपक्रिया करवाएंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले तो आपका ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा, जिसे आप विरंजक चूर्ण कहेंगे। तो यह हो गया। उसके साथ जल भी आपको थोड़ा सा प्राप्त होगा, वो मात्रा आप लिख लीजिएगा। तो आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, उसके साथ अपक्रिया क्लोरीन के साथ करवा देंगे, आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद उपयोग भी इसका पढ़ लेते हैं, उपयोग किस में किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये 2 अंक के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, बोर्ड एग्जाम में 2 उपयोग पूछ लेगा। पीने वाले पानी को, जल को, मतलब पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए या जीवाणु रहित बनाने के लिए, क्या करने के लिए? मुक्त, सॉरी, युक्त नहीं है, ये मुक्त है। तो यहाँ पे देख के चलना है कि यहाँ पे मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं को क्या करने, खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं। उपचायक और अपचायक अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, रिडक्शन, रिडॉक्स, आप ऑक्सीडेशन नाम से एक अभिक्रियाएं पढ़े होंगे, यदि आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी में ये आपका मिल जाता है। उसमें क्या होता है? उपचायक के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग? विरंजक चूर्ण का। ठीक, अब यहाँ पे वस्त्र, तीसरा भी उपयोग लिख लीजिए। वस्त्र, कागज, लिलटेन, लिनेट, सॉरी, लिनेट तथा मज्जा। क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके मोबाइल स्क्रीन पर देखना पड़ता है ना, इससे दिक्कत हो जाती है, कभी कभी आंखें दर्द करने लगती है। तो यहाँ पर लिखिए मतलब लिनेन तथा मज्जा तथा लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के रूप में भी इसके सफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब जो सफाई के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? विरंजन का। मतलब यही चीज जो विरंजक चूर्ण है उसका विरंजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, विरंजन का मतलब सफाई करने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको भली भांति जानते होंगे, नहीं जान रहे तो जान लीजिए आज से कि ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। इसका सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, बार बार भी पूछ लेता है। ये कभी कभी वाली बात जो होती है ना कि कभी कभी पूछना, इसका मतलब ये है कि इसकी भी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी अब अपने आप को बदल रहा है कि वो भी अपने अपने क्वेश्चन को लेवल बढ़ा रहा है थोड़ा से। तो आप भी लेवल के साथ पढ़िए, कोई भी ऐसी चीज छोड़िए मत। जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको तो छोड़ दीजिए, पर जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आने की संभावनाएं है, वो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो केवल आपको इतना ही पढ़ना है। तो चलिए अब देख लेते हैं धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा के बाद आपका चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा बहुत ही कम समय में। ठीक,
तो यहाँ पर धावन सोडा या धोने का सोडा जो होता है उसमें आपको कैसे परिभाषा लिखेंगे, कैसे निर्माण विधि लिखेंगे या अभिक्रिया, इसका नाम वही चीज़ होता है, निर्माण विधि लिखो या अभिक्रिया लिखो, इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ परिभाषा, परिभाषा क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण, मतलब सोडियम कार्बोनेट का क्या कर देंगे आप, क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा का निर्माण होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, इसको लेंगे, ठीक। इसको लेके इस जल के क्रिस्टलीकरण, मतलब जल की जो संख्या होती है वही क्रिस्टलीकरण होती है। जल से किसी चीज़ की अभिक्रिया करवाना ही क्रिस्टलीकरण कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट की जल से अभिक्रिया करवाने पर धोने का सोडा का निर्माण होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, ठीक। लवण तो है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लवण के बारे में ही अब बात चर्चाएं होंगी। तो अम्ल क्षार के बारे में तो पढ़ लिया हमने। यह एक क्षारकीय लवण है, ठीक। इसमें इसका सूत्र इसे इसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। मतलब ये जल जो है H2O बहुत ज़्यादा है। तो कभी बहुविकल्पी में पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, तो आप जान लेंगे कि धोने के सोडा में जल की आवश्यकता बहुत होती है, तो 10 गुना जल लगता है। थोड़े से ही कपड़े के लिए आपको कितना गुना जल लगेगा, 10 गुना जल लगेगा। और ये बता दूं, एनडीए क्वेश्चन भी ये बहुत बार पूछा जा चुका, क्योंकि मैं एनडीए का एक बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। एसएसबी में जो एसएसबी जो इसका था उसमें मैं मतलब हटा दिया गया, मैं वहाँ पे नहीं सिलेक्ट हो पाया, क्योंकि इसकी एसएसबी के ग्रुप डिस्कशन में मैं रह गया। तो दुर्भाग्य की बात है एक तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। मैं सोचा कि अब क्या है, तो अभी भी तैयारी चल रही है किसी न किसी एग्ज़ाम की। तो जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बधाई ज़रूर दूंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे ये एनडीए में क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, क्योंकि मैंने एनडीए के 2009 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन लगाए थे। अभी भी मैं लगा रहा हूँ। यदि पेपर मेरी भरी डेट ऑफ बर्थ डेट जो ख़त्म हो चुकी है, एज में मेरी ख़त्म हो चुकी है, जो क्योंकि वो एज बहुत कम लेता है, ठीक। एज कितनी, 17.5 साल तक लेता है। लिख के तो आता 18.5 साल, पर 17.5 साल तक ही लेता है, 16.5 से 18.5 तक, सॉरी 18.5 तक। पर कुछ गड़बड़ होता है कहीं पर से, तो 16.5 से 18.5 तक का आपकी एज लेता है। उस एज में आपको ऑफिसर रैंक दी जाती है एनडीए में, ठीक। तो इसका क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि ये यूपीएससी लेती है। आप यूपीएससी को जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो थोड़ी सी जानकारी यही है। ये आप क्लास 10th मतलब 12th पढ़ते पढ़ते भी दे सकते हैं। 12 पढ़ रहे हैं, यदि आप मैथ स्ट्रीम से हैं या किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो आप दे सकते हैं। पर इसका मैथ जो होता है ना, थोड़ा ज़्यादा लॉजिकली हार्ड ज़्यादा होता है। मैथ की वजह से ये पेपर बहुत टफ हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैथ से यदि पढ़ रहे हैं तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं साथ में, क्योंकि 11 और 12 की ही मैथ इसमें आती है। और फिजिक्स का लेवल आपके यही क्लास का था, क्लास 9th 10th इतने ही क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती, ठीक। क्लास 9th 10th आप पढ़ें अच्छी तरीके से, तो आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पे ऐसा नहीं मिल जाएगा जो आप ना कर पाएँ, ठीक। तो ऐसी बातें बता रहा हूँ। तो इंग्लिश भी आप पढ़ते रहिए, इंग्लिश का लेवल थोड़ा से अप हो जाता है, क्योंकि इस इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में। मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप क्लास 12th के बाद क्या करेंगे, ये आपको मैं ज़रूर सजेशन दूंगा एक बार, ठीक। तो यहाँ पर निर्माण विधि देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे भूल गया, मैं एनडीए में खो जाता हूँ, जब भी कोई बात आती है एनडीए के बारे में तो मैं खो जाता हूँ। तो परिभाषा क्या, सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलीकरण का मतलब ये होता है जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, तो क्या निर्माण हो जाएगा, धोने का सोडा का। धोने का सोडा एक क्षारकीय लवण है, आपको पता होगा। धोने का सोडा का सूत्र ये हो कि इसमें जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसे 10 गुना जल है। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पर निर्माण विधि क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया ना, जल का क्रिस्टलीकरण करना है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट का। देखो सोडियम कार्बोनेट लीजिए, जल के साथ आप क्रिया करवा दीजिए, बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत है क्या, ये यहाँ पे केवल प्लस का निशान लगा है, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे केवल प्लस का निशान, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया है, इसमें डाट लगा दी। डाट का मतलब ये अलग चीज़ है, ठीक। Na2CO3 × 10H2O, ठीक। क्लियर मेरी बात। तो यहाँ पे उपयोग क्या है, इसके अनुप्रयोग दैनिक जीवन में। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता की आप बारे में जान, अस्थायी और स्थायी कठोरता आपने किसी न किसी कक्षाओं में पढ़ा होगा, या तो आपने 9th में पढ़ा या तो उससे पहले पढ़ा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इससे पहले भी पढ़ चुका था, क्लास 8 9th में, 8 7 में।
पढ़ा था जल की स्थायी कठोरता और जल की अस्थायी कठोरता के बारे में जानकारी मुझे थी। तो यहाँ पे वो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करता है, क्योंकि वो जल की स्थायी कठोरता दूर कर देगा और उसको अस्थायी बना कर के उसमें से कपड़े साफ किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े नहीं साफ होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का मतलब यही है कि सोडियम कार्बोनेट जो आपका दिया गया धोनेक सोडा वही सोडियम कार्बोनेट आपका है। ठीक, तो सोडियम कार्बोनेट वही है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। ठीक, तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए मैं यहाँ बता दूं कि ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया है। यदि आपके थोड़ी बहुत भी चीज़ें बाकी रह जा रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी न किसी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, वहां पर से आप बहुविकल्पी क्वेश्चन कर सकते हैं और ये बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे कि आपको कभी पूछेगा कि धान सोडा का सूत्र बताइए, तो यहाँ से सीखें, तो वहां पर भी निशान मार देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो आप जाएंगे, अब आप जाएंगे उस पाठ को पढ़ेंगे, जाके जिस पाठ को मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करेंगे, जाके आपको पता लगेगा कि यार मैंने जो पढ़ाया है उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती है। 2-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं आ रही हैं और समझ लेना कि वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। देख लीजिए जाके, आपकी कहीं पर भी जाके देख लीजिएगा। अगर वो आपको नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने नहीं पढ़ा है उसको, उसके बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी नहीं दी है, तो वो समझ लेना कि बोर्ड एग्ज़ाम में कम आता है क्वेश्चन। वो बिल्कुल ना के बराबर इम्पोर्टेंट है। ठीक? तो मैं केवल इम्पोर्टेंट के बारे में चर्चा किया हूँ। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसके बाद धातु और अधातु चैप्टर का आपका स्टार्ट होने वाला है।